ठीक है बेटा। तो टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। इन दिस फाइनल अकाउंट we ascertain profit and loss or financial position of बिजनेस। फाइनल अकाउंट के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं कृतज्ञ? प्रॉफिट लॉस का पता लगा सकते हैं या फिर उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि वो कितना कर्जे में है या कितना वो ऊपर है, उसके एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है, वो पता लगा सकते हैं, उसकी पोजीशन पता लगा सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट shows two things. Financial statement shows two things. First is financial performance. Second is financial position. या तो वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है या तो वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या बोलता है? यस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस shows income statement of firm, that is of firm that is trading and profit and loss account. Financial position shows asset, liabilities and capital of business, that is balance sheet. कोई डाउट यहां तक? सीधी सी बातें, बहुत आसान सी बातें। Why and when we prepare trading account, हम कब और क्यों ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं? कब बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट को बेटा कृतज्ञ? यहां पर कब बनाने का मतलब होगा किसके बाद, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आफ्टर टैलीड ट्रायल बैलेंस, टैलीड ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बनाते हैं? फॉर असर्टेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, फॉर असर्टेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। इन दिस अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली those expenses which is incurred, which is incurred directly on goods, that is
परचेस, सेल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा. These expenses are known as these direct expenses. ये ऐसे लिखो, these expenses लिखो. These expenses are known as direct expenses. उन खर्चों को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है. हाउ वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट. देखो बेटा, मैं एक चीज बता देता हूं. मैं बेटा कृतज्ञ बेटा, और आप लोग भी सुनो. शुभम, हाँ चल, विराट, मैं आपको करवाऊंगा बेसिक से. ये मत समझना कि तुम लोगों को आता तो मैं ऊपर से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. मैं आपको ओके बेसिक से ही करवाऊंगा, जीरो से. क्योंकि अगर बुक में डाला हुआ है टॉपिक, तो कुछ सोच समझ के डाला होगा. तो इसलिए आपको बेसिक से ही समझना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में बिना सोचे समझे हम लिख सकते हैं. ठीक है? तो थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टेबल रखना कि यार फालतू क्या पढ़ा रहे सर, आता तो है, फटाफट करवाओ ना, ऐसा नहीं है. क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, दिमाग घुमा देता है. तो इसलिए एक एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है. ठीक है? क्योंकि ये पढ़े हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया? 2 साल 2 साल हो गए. तो 2 साल में कुछ ना कुछ तो भूल गए होंगे. ठीक है? आओ. तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? 2. सर आपका कैमरा ऑन हो सकता है क्या, थोड़ा अगर ट्राई हो करें. जाएगा भाई. यस सर. हाँ. 2 ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? दोबारा, और कोई मतलब? यस, वो स्टॉक जो पिछले साल बिकी नहीं थी, अब उसको हम यूज करना शुरू करेंगे. क्लियर? ओपनिंग स्टॉक. 2 परचेज माइनस परचेज रिटर्न. 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि कोल एंड पेट्रोल, जैसे कि पावर, जैसे कि वेजेस, बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है. ठीक है? इन सबका अमाउंट लिख देता हूं. बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब इस चैप्टर में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ अकेला देखने को नहीं मिलेगा. यहां पर ऐसे मिलेगा: स्टॉक इन हैंड, ये तो तुम्हें पता ही है. स्टॉक इन ट्रांजिट, ये हमने कहा पढ़ा था? ब्रांच ब्रांच में. अकाउंटिंग. ट्रांजिट का मतलब सामान रास्ते पर है. अब पढ़ेंगे इसके अंदर स्टॉक विद कस्टमर, मतलब स्टॉक कस्टमर के पास. अब तुम लोग, सर ये कैसा स्टॉक है जो कस्टमर के पास है? भाई स्टॉक तो कस्टमर का ही है ना, जब उसने खरीद लिया. लेकिन ये एक ऐसा कस्टमर है जो सामान तो ले गया है लेकिन खरीदा नहीं है. ऐसा कोई कस्टमर हो सकता है? चालान. सर उधार में ले गया हो या फिर ऐसा कुछ. अगर उधार में भी लग गया सामान, तो बिक गया मेरा. सर तो सेल्स सोचो, ऑफ अप्रूवल सर शायद ये. ये टॉपिक क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. यार भाई सामान दे दे, मैं घर में दिखा देता हूँ मम्मी को, पसंद आएगा तो मैं रख लूंगा. ऐसा काफी बार होता है ना, चलो एक बार दिखा दो, मैं घर पे दिखा के लाता हूँ या लाती हूँ. तो ये वो वाले कस्टमर है. तो इसकी बातें भी हमें सीखनी पड़ेगी. ठीक है? तो इन सब का जो भी टोटल होगा हम यहाँ लिख देंगे. और लास्ट में क्या निकल जाएगा मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस.
इफ एनी, इफ एनी। क्लियर? अब पॉइंट को समझना। मैंने तुम्हें ब्रांच में एक बात सिखाई थी, दोबारा सिखा रहा हूं बेटा। कृतज्ञ तेरे से क्वेश्चन है बेटा। मैंने सेल किया 800 का, मतलब मैंने 8 आइटम बेची 100 रुपए के हिसाब से। मैंने परचेज किए थे 1000 रुपए के, 10 आइटम और 20 आइटम 5 रुपए के, 50 रुपए के। तो बता बेटा मेरा प्रॉफिट कितना हो या लॉस हो? प्रॉफिट हुआ कितना? तो मतलब ये कहना चाहते हो कि सर हम इसको इससे माइनस नहीं करेंगे, हम माइनस के लिए क्या करेंगे, जितना सामान बेचा है पहले उसकी कीमत निकाल लेंगे। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो सामान बेचा गया है उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है। तो इसके अंदर अगर देखे 8 सामान बेचा गया है, तो 8 इंटू 40 400। तो मेरा सेल में से माइनस COGS, नॉट परचेज। अब मैं सेल में से क्या माइनस कर रहा हूं? COGS माइनस कर रहा हूं। 800 माइनस 400, दैट इज 400 का। बोलो कोई डाउट? अब ये COGS कैसे निकलेगा उसका पता लगाना। वैसे सिंपल फॉर्मूला तो यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा फॉर्मूला है सर क्लोजिंग स्टॉक सेल्स। कॉस्ट पे होगा ना? हाँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे होगा ना? कॉस्ट पे होगा, यस। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो फॉर्मूले हैं क्या निकालने के? COGS निकालने के। तो इसको हम अकाउंट में चेक करते बेटा एक बारी, देखो। मिल गया फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हमारे अकाउंट में गिवन है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देख रहे हो, पूरा अकाउंट में फॉर्मूला है। क्रॉस पैटर्न हो गया, सीधी सी बात। क्लियर? अब अगर प्रॉफिट ना होता, लॉस होता, तो क्या करते हैं? मैंने यहाँ फॉर्मूले में COGS को माइनस करके ये निकाला। दूसरा फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस GP। अगर लॉस होता तो प्लस करते हैं ना। ये देख, इस तरफ सेल लिखा है और लॉस किधर लिखा है, ये रहा। इन दोनों को जोड़ दे तब भी COGS निकल जाए। तो पूरा फॉर्मूला तुम्हारे इसके अंदर ही छुपा हुआ, कोई दिक्कत? एक और पॉइंट, एडजस्टेड परचेज सुना है कभी? सर इसमें सेकंड मेथड में डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई यूज नहीं होगा? नहीं, इसमें हम सिर्फ ये पता लगाते हैं, देख मैं सिंपल से, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? तुम्हारा सामान जी। कितने का है, उस पर फायदा कितना है। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा मैं बता दूंगा तेरा समोसा कितने का है। उसने कहा कैसे बता देगा? कह रहा बस मुझे 2 सवाल का आंसर दे दिए। उसने कहा ठीक है पूछ। मैंने कहा बता तेरा समोसा कितने का बिकता है? उसने कहा सरकार 10 रुपए का। मैंने कहा बता तू एक समोसे पे कितना कमाता है? उसने कहा 2 रुपए। मैंने कहा तेरा समोसा 8 रुपए का। कुछ फंडा समझे? यहाँ खर्चे की बात ही नहीं आई, यहाँ तो सीधा ही मैंने बता दिया 8 रुपए का। अब ये क्या बताता है, ये जो 8 रुपए निकले हैं इसमें क्या क्या चीज जुड़ी हुई है? मेरा पास पहले से इतने समोसे थे, उसकी कीमत इतनी थी, मैंने और समोसे खरीदे, इस पर इतना खर्चा हुआ और आखिरी में इतने बचे हैं।
तो इसका मतलब जो हट गए वो क्या, वो बिक गए होंगे। तो यही मतलब है सीओजीएस का। क्लियर? आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, आगे देखो बेटा, एक सेकंड। एडजस्टेड परचेज क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक एक सेकंड बेटा, हाँ लिखो, एडजस्टेड परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब होता है एडजस्टेड परचेज। इसका मतलब होता है एडजस्टेड परचेज। अब पॉइंट है सर, इससे फायदा क्या होगा? बेटा अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज तुम्हें गिवन है तो समझ जाना क्लोजिंग स्टॉक को कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कहां लिखना पड़ेगा? एसेट, उसमें एसेट क्या मतलब बैलेंस शीट। दोबारा बताता हूं, सुनो। इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन देन closing stock not recorded in trading account because it's because it is already adjusted। लॉजिक समझ बेटा, एडजस्टेड परचेज क्या कहना चाहता है? हाँ कृतज्ञ, वो कहता है भाई एडजस्टेड परचेज का मतलब ये पहले से सामान इतना था, मैं और खरीद के लाया, और ये तो परचेज, ये परचेज नहीं दिखा रहा, ये एक्चुअल में तुम्हें दिखा रहा है कि मेरे पास सामान कितने का पड़ा हुआ है एक्चुअल। लॉजिक समझ। ओपनिंग स्टॉक मतलब कल रात के 4 समोसे, आज खरीद के लाया 10 समोसे, कितने हो गए? 14। 14 में से 3 बचे हैं, तो कितना हो गया? 11। 11 कहाँ गए? अब बिकेंगे, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब वही है। तो जब एडजस्टेड परचेज गिवन होती है, तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक को कहीं नहीं दिखाना, क्योंकि वो पहले से क्या हो रही है, माइनस कर चुके हैं हम। तो उसको बार बार शो क्यों कर रहे हो? तब वहां पर ना ही ओपनिंग ना ही को सीधा क्या लिख देंगे, एडजस्टेड परचेज। आई बात समझ? हाँ बेटा बोल। वो इसके साथ ही आ जाएगा। देखो जब भी परचेज लिखूंगा समझ लेना परचेज रिटर्न हमेशा माइनस हो, तो यहां पर परचेज रिटर्न माइनस कर ही लो। परचेज का मतलब ही नेट परचेज होता है बेटा, याद रखना इस बात को। परचेज का मीनिंग ही नेट परचेज है, और सेल्स का मीनिंग ही नेट सेल है, क्योंकि सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न तुम्हें माइनस करनी ही पड़ेगी। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते। तो ये कहानी किसकी थी? ट्रेडिंग अकाउंट के एक फॉर्मूले की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। नेक्स्ट, समझ आ रहा है कृतज्ञ? सेकंड पॉइंट क्या होगा मेरा? व्हेन एंड व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाते प्रॉफिट लॉस अकाउंट? ट्रेडिंग के बाद। तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट वी प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट। क्यों बनाते हैं? फॉर ascertaining नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्लियर? इन दिस अकाउंट we record only
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। हमारे बिजनेस की कमाई क्या बता सकते हो? हाँ विराट, सर ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे बिजनेस में एक्चुअल में पैसा कहाँ से आता? सर सामान सेल्स की बेचकर होती हैं। सेल्स होती है। तो उस सेल्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हैं? सेल के अलावा पैसा कहीं से आ सकता है? सर कहाँ इंश्योरेंस से? वगैरह मिल जाए तो। कहाँ से? इंश्योरेंस वगैरह मिल जाए तो। बिजनेस में कहाँ से आएगा? वो तो फिर तो सामान भी जाएगा तुम्हारे पास। वो तो सामान भी तो जा रहा है। पैसा आएगा रेंट अगर रिसीव हो बिजनेस पे। सर इंश्योरेंस भी हो सकता है ना। वो तो गुड्स लॉस भी हो गए ना। अच्छा सर। रेंट रिसीव या फिर कमीशन रिसीव, या फिर कोई तुमने इन्वेस्टमेंट करी है, उसका तुम्हें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट रिसीव। कोई डाउट? रेंट रिसीव बिजनेस में कैसे आएगा, मुझे समझाना है। हाँ बता बता। लेकिन वो बिजनेस का रेंट माना जाएगा या पर्सनल माना जाएगा? सोच के बताओ। अब डिपेंड करेगा, अगर वो उसको बिल्डिंग को जो बताया पूरी एक्वायर कर रखी है खुद, अगर वो रेंटल इनकम उसके बिल्डिंग की होगी तो उसका बिजनेस इनकम है, वरना वो तो पर्सनल चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान है, तुमने बहुत देखा होगा, एक दुकान के सामने छोटी सी पटरी लगा के बंदा बैठा होता है, मोमोज वाले, घड़ी वाले, या फिर वो मोबाइल के कवर बेचने वाले। तो वो जो रेंट होता है ना, किसको देते हैं? दुकान वाले को देते हैं। दुकान वाला वो इनकम को अपनी रेंटल इनकम मान लेता है। ठीक है, दूसरी इनकम कमीशन इनकम। दुकान वाले क्या करते हैं कि भाई मेरे पास कस्टमर आएगा, तेरे पास भेज दूंगा, जो तेरे सामान लेने के लिए आएगा, मैं तो बेचता नहीं हूँ, तू मुझे उसके बदले पैसा देती है। हाँ, रेफरल रेफरल कोड जैसा रेफरल का चलता है वैसे कैसे। तो उसके बदले कमीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तेरी भटूरे की दुकान है, मेरी मोमोज की दुकान है। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई भटूरे खाने आएगा तो नहीं, कोई पूछेगा तो मैं तेरे पास बता दूंगा, मेरे जितने कस्टमर आएंगे उसका कुछ दे दियो, और तेरे पास जाएंगे मेरे पास भेज दियो, समझ आ गई? ऐसी इंटरेस्ट का तो मैंने बता ही दिया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्लियर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सर जैसे कि, हाँ बेटा बोल। सर जो रेंट रिसीव हुआ या इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट में है, हाँ, ये जो बिजनेस है वो अपना उसका मेन बिजनेस नहीं है ये यस, फर्म का। ये उसके उसका अलावा बिजनेस अलग मेन से नहीं है। उसके अलावा अलग से मिल रहा है उसको। उसके अलावा, क्योंकि बिजनेस इनकम तो एक ही होती है दुनिया में, जिसको कहते हैं सेल। ये सारी ओके क्यों सर। से होती है? इनडायरेक्ट मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देर इज अ टू टाइप ऑफ इनकम, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं और डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इनकम को जोड़ लेते हैं। ठीक है? सैलरी, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ लो, डिविडेंड पेड, कैरेज आउटवर्ड, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अभी मैंने ये बातें क्यों करवा रहा हूं वो भी आगे समझो, ये बातें जरूरी है आगे वाले टाइम। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं बनाऊंगा पी एंड एल का फॉर्मेट। अब बेटा ध्यान से समझना, मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूं। सबसे पहले क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम में क्या होगा? और कमीशन रिसीव। और क्या होगा? रेंट रिसीव। और क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव। तुमने मेरे से ये नहीं पूछा सर आपने इतना गैप देखी क्यों लिखा हुआ?
उसके पीछे सारी कहानी है, वही समझा। टू सैलरी, टू रेंट, टू बैड डेप्ट, टू डेप्रिसिएशन, टू डिस्काउंट अलाउड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू डिविडेंड पेड। शुरू करें अब। प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट सैलरी तेरे बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? मेन खर्चा है ना सैलरी। बैड डेप्ट हो सकता है, रेंट ये भी होगा, डेप्रिसिएशन ये भी होगा, डिस्काउंट अलाउड ये भी होगा, वेजेस वो तो ऑलरेडी है ही है, तभी तो जेपी निकला है। इन सबको माइनस करके आंसर आएगा मेरा टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो समझे बात की नहीं समझे? मेरे बिजनेस के जो मेन खर्चे हैं, उन खर्चों को अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करता हूं तो नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। मेरा क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो मेरे बिजनेस की एक्टिविटी से चलता है। समझे नहीं समझे? वो तुम्हारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये कौन सी इनकम जोड़ी? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी तक सारी ऊपर की चर्चाएं किसके ऊपर थी? ऑपरेटिंग के ऊपर थी। अब जो नीचे चर्चाएं होगी वो अदर देन बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट, दैट ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दो, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड, कोई टैक्स हो गया। इन सबको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बोलेंगे। बोलो कोई डाउट? सर एक ये मैनेजर्स कमीशन क्या होता है सर, ऑपरेटिंग में आता है कि नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग में आएगा। पेड है ना, ऑपरेटिंग में आएगा। अच्छा सर। बोलो बेटा कोई डाउट है? इतनी बड़ी चर्चा मैंने इसलिए करी थी इसके ऊपर। ये ऐसा इसलिए बोला, काफी बार एग्जाम में तुम्हें बोलेगा प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट एंड कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लो तुमने गलती से पूरा पी एंड एल बना दिया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने बोला मेरे नेट प्रॉफिट पर सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को जोड़ दो और सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। मैंने अपनी प्रॉफिट में खर्चे जोड़ दिए और इनकम को माइनस कर दिया, मेरा सीधा क्या निकल के आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। बोल बेटा कृतज्ञ, समझ आया नहीं आया? ये लॉजिक क्लियर हो गया सारा? ये तुमने पढ़ा था 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो। बैलेंस शीट में, पी एंड एल के अंदर बहुत सारी चीजें थी। क्लियर बेटा पॉइंट? आगे बढ़ जाए। लास्ट रहेगा कुछ नोट करना? सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा एंड में हाँ सर। भेज दूंगा। हाँ बेटा, हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। व्हेन एंड व्हाई वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। हम कब और क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट, ये तो पता ही लग गया हमें। आफ्टर पी एंड एल अकाउंट वी प्रिपेयर बैलेंस शीट for ascertaining for ascertaining assets, liabilities and
कैपिटल ऑफ बिजनेस। फॉर्मेट बैलेंस शीट का सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, एसेट्स लाइबिलिटीज सारी। लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा? पहले कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल इंक्रीज कैसे होती है बेटा? अगर कैपिटल को इंक्रीज करना हो तो क्या करूं? और पैसा लगा दूं। तो प्लस एडिशनल कैपिटल। और कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन सर कैपिटल नेट मिलेगा प्रॉफिट। तो इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? नेट प्रॉफिट से इंक्रीज कर सकता। डिक्रीज कैसे होगा? विड्रॉ हो जाएगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या फिर ड्रॉइंग्स, या फिर लॉस। तो अगर टॉपिक में कुछ भी दिखेगा, आपको ये सारी ट्रीटमेंट अपनी कैपिटल के साथ करके आंसर को बाहर रखना पड़ेगा। उसके बाद आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आएगी करंट लाइबिलिटी क्लोज। यहां क्या करोगे? सीरीज बता देता हूं। फ्रेंड्स इन कॉलेज लाइक माय पर्सनल, मतलब फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने ये हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंस तो पीएल में जाएगा ना? बेटा ये मिसलेनियस एक्सपेंस जो होता है ये एसेट होती है। सर प्रीपेड एक्सपेंस यानी? ना ना, मिसलेनियस एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो होते मालिक के ही हैं। तो मालिक क्या करता है? सारा खर्चा इकट्ठे शो नहीं करता, वो इसको एक सस्पेंस अकाउंट की तरह रख देता है। फिक्टिशियस एसेट, दीज आर फिक्टिशियस एसेट, मतलब है नहीं एसेट, खर्च तो कर चुका हूं, लेकिन इतना मोटा खर्चा दिखाऊंगा तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो सर वो ट्रीट डिफर्ड करके रेवेन्यू क्या रखता है? एक्सपेंडिचर। क्या बेटा? सर डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जैसा। हाँ, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसको क्या करते हैं हम? इसको बना के रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख का खर्चा है। अब मालिक कह रहा भाई 1 लाख का खर्चा दिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, एक काम कर, इसको एसेट में छोड़ दे, हम हर साल 10-10 हजार करके राइट ऑफ करते रहेंगे। तो 10-10 हजार उठाया, P&L में डाल दिया, बच कितना गया? 90। 90 एसेट बन गई। क्या एक्चुअल में एसेट है? नहीं है। क्या एक्चुअल में खर्चा है? नहीं है। तो ये सारी फिक्टिशियस कहानी होती है, बस उसको क्या करने के लिए? मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये जो मैंने सीक्वेंस सिखाया, इस सीक्वेंस में तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट? ये तुम्हारी बैलेंस शीट थी। आगे बढ़ जाऊं? ये था नॉर्मल सा बेसिक। अब सारी बातें आएगी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। इसके अंदर 14 से 15 एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारी एडजस्टमेंट हमें सीखनी है। एडजस्टमेंट्स ऑफ आइटम्स इन फाइनल अकाउंट। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक ऑफ बिजनेस, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फर्म, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां लिखोगे? P&L अकाउंट में कहां लिखोगे? और बैलेंस शीट में कहां लिखोगे? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हें गिवन है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, P&L में नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? एसेट है। और वो कहां शो हो जाएगी? सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बोलो कोई डाउट? अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है
मतलब आउटसाइड, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पी एंड एल में नहीं आएगा, बैलेंस शीट के एसेट के अंडर क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बेटा, कोई डाउट? क्लियर है? सर हाँ बेटा बोल। सर ओपनिंग स्टॉक के लिए भी ऐसा करेंगे कुछ? ये क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग ही बन जाएगा। ओके सर, और मतलब एक ही ओपनिंग बैलेंस स्टॉक शीट में इसलिए आएगा। कभी दे नहीं रखा होता, तुम्हें अलग से वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा होता। वो बैलेंस ठीक शीट है, में नहीं रखेंगे सर? हाँ नहीं रखेंगे उसको। ओके। क्लियर? समझ आ गया? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? जैसा फॉर्मूला बना रहा हो वैसा बना लेना, बुक में नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इससे क्या है, याद भी रहेगा, दिमाग में रट भी जाएगा, समझ भी आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो बता देना, जनरल एंट्री बता दूंगा मैं कैसे बनेगी इसकी। पर अभी तुम्हें मैं इजी से मेथड से सिखा रहा हूँ। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है? तो मैं ऐसे लिख दूं, ड्यू बट नॉट पेड। नेचर इज लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। अगेन फॉर्मेट सेम, इनसाइड आउटसाइड, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। इनसाइड ट्रेडिंग में कहा जाएगा? उसका नेचर ही क्या है? लाइबिलिटी का। तो ट्रेडिंग में लाइबिलिटी आती है, पी एंड एल में आती है, कहाँ आती है फिर? बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग में आएगा नहीं, पी एंड एल में आएगा नहीं, सीधा कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अगर आउटसाइड हो, ट्रेडिंग में आएगा, आएगा, पी एंड एल में आएगा, आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, आएगा। मतलब ये अजीब सी बात हो गई है, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी जिसके ऊपर आउटस्टैंडिंग बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल वेजेस। वेजेस कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ लिखा है वेजेस, हम उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर लिखी है सैलरी पी एंड एल के अंदर, तो यहाँ क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे, और बैलेंस शीट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। बोलो कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर जो आप ये आउटसाइड टायर बैलेंस लिख रहे हैं, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट जो थी रहते हैं उनकी, एडजस्टमेंट्स, यस यस उन्हीं की बात कर रहे हैं सर आप? यस यस यस। और आउटसाइड सर का मतलब ये है एडजस्टमेंट्स जो गिवन होगी। हाँ बेटा बोल। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो वो सब जगह पहले से एडजस्टेड है, सिर्फ बैलेंस हाँ शीट में शो करना है जो असेट यस लाइबिलिटी यस, है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ट्रायल ओके सर। बैलेंस के अंदर कोई भी चीज होती है, उसका मतलब यही होता है कि वो पहले से एडजस्ट हो रखी है। बस आपको उसका नेचर देखना है, उठा के उसको उसकी जगह पर भेज देना। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या मतलब होता है इसका? तो ऐसे लिख दूं, पेड बट नॉट ड्यू। अभी ड्यू नहीं पे कर दिया, बताओ नेचर क्या है इसका? एसेट है, लाइबिलिटी क्या है? एसेट है। कौन सी एसेट है? करंट एसेट है। यहां तक कोई डाउट? फॉर्मेट वही दोबारा सेम, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड
सीधा कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में किस तरफ? एसेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटसाइड का मतलब बाहर है, ट्रेडिंग में जाएगा, जाएगा। पी एंड एल में जाएगा, जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा, जाएगा। अगर कोई ऐसा लिखा है वेजेस, उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड वेजेस। अगर तुम्हें लॉजिक समझना है मैं वो भी समझा सकता हूँ, वरना तुम बोलोगे सर ये तो रट्टा लग रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, ये तो समझा ही नहीं रहा। शुभम ऐसा सोच रहा, कुछ सोच रहा, अभी समझा देते हैं। प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड वेजेस। अब लॉजिक समझ लेते हैं। डन बेटा? विराट हो गया? नहीं सर, हम वो उससे लिखेंगे पीडीएफ से सर। ठीक है, अब लॉजिक समझो। हमने ऊपर वाले केस में वेजेस को प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग, ऐसा क्यों? मेरी मेरे को सैलरी देनी थी 50,000 रुपए, मैंने दिए 48,000। तो बताओ क्या हुआ? मेरा खर्चा कम है या ज्यादा है? कम है। पर खर्च मुझे कितना करना था इस साल? 50। मैं कर कितना रहा हूँ? 48। तो 2,000 करूंगा नहीं क्या? करूंगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि देख भाई, मेरा जो मैंने खर्च कर दिए हैं वो 48 है, लेकिन मुझे 2,000 और करने चाहिए थे जो अगली बार दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अगली बार देगा, लेकिन अगली बार वो खर्चा, इस साल का खर्चा अगली बार वो खर्चा नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। समझो मेरी बात। मैंने तुम्हें सैलरी देनी है 10,000, मैंने दे दी 8,000, सैलरी कितनी बची? 2,000। अगली बार मैंने वो सैलरी तुम्हें 2,000 की दे दी, तो बताओ मेरा 2,000 का खर्चा हुआ कि मेरी लायबिलिटी कम हुई? लायबिलिटी कम हुई, सीधे से फंडा। तो अब इस साल पिछले महीने मेरा खर्चा 8,000 होना चाहिए था कि 10,000 होना चाहिए था? 10,000 होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, कहता है कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा जो ड्यू तो था पे नहीं किया, वो आपके खर्चे को तो बढ़ाता है, लेकिन साथ के साथ लायबिलिटी भी बढ़ाता है। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि मेरा खर्चा बढ़ गया और लायबिलिटी भी मेरी बढ़ गई। ये लायबिलिटी अगले साल जाके कम हो जाएगी, लेकिन अभी अगले साल वो खर्चा नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटी डिक्रीज। बात समझ आई? क्लियर? ऐसी एक्सपेंस की बात चलता है, प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने इस महीने 12,000 रुपए दे दिए, देने थे 10,000। मुझे बताओ इस साल का खर्चा कितना? 12 की 10? 10 होना चाहिए था ना, पर मैं कितना कर रहा हूँ? 12। तो वो क्या बोलेगा, तू 12 तो ठीक है, लेकिन ये 2,000 का फायदा कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। तो इस साल का खर्चा तेरा 10,000 है, ये 2,000 को तू एसेट में रख ले, जब अगले साल आएगा वहां एडजस्ट कर। अब अगले साल क्या करूंगा, सैलरी कितनी दूंगा? 8,000 वो, और 2,000 जो पहले दे दिए वो प्लस हो जाएगा, टोटल 10,000 हो जाएगा। सर लॉजिक तो क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ बेटा बोल। अगले साल जाके वो जो प्रीपेड इस साल का था वो हाँ, नॉर्मल हो जाएगा, यस, नॉर्मल वो एक्सपेंस की प्रीपेड तरह। एक्सपेंस इस साल एसेट थी, मैंने एसेट को हम्म। बढ़ाया, अगले साल क्या करूंगा, उस एसेट को डिक्रीज कर दूंगा। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट? सर तो क्लियर? जो पीएल में उतने ही खर्चे आएंगे जितने सिर्फ इस साल के यस। होंगे, चाहे वो करंट दिए चाहे ईयर ना के दिए। खर्चों को ही हम पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, सिर्फ करंट ईयर के। चाहे वो तुमने करे हैं, चाहे तुमने नहीं करे, या चाहे तुमने पहले से ही कर दिए हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा तेरा इस साल का खर्चा बता कितना? तूने एक साल में 1,00,000 रुपए कमाया, जो तेरी एक्चुअल इनकम थी, लेकिन तेरी जेब में 10 लाख पड़े, तो मैं क्या मानूंगा? मुझे 10 लाख से फर्क नहीं पड़ता। इस साल कितनी इनकम थी तेरी? 1 लाख। तू 9 लाख को एडवांस मांग के चल रहा, अगले साल देखे। क्लियर बेटा पॉइंट? आ गया लॉजिक समझ? यस सर। आओ आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, अक्रूड इनकम, मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव। नेचर, एसेट है ये, तो कहानी यस सर। वापस सेम।
आप खुद सोचो, मेरी कमाई 10 होनी थी लेकिन हुई 8 है। मालिक ने बोला अगले बार दूंगा 2,000 रुपए, तो मैं अपनी इस साल की कमाई कितनी दिखाऊं? 8 की 10? मैं दिखाऊंगा 10 10 सर। और बोल दूंगा 2,000 जो है वो मेरे एसेट है जो मिले नहीं है। लेकिन इनकम मेरी कितनी है? 10 है। एसेट कितना हो गया? 2,000। अगली बार जब मुझे मिलेगा, वो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा ना। अगले साल कम मिलेगा, क्योंकि मैं इस साल, सॉरी, अगले साल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 2,000 जो इधर एसेट है वो उधर जाके कम हो जाएगी। लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर वही इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में जाएगा नहीं, पी एंड एल में जाएगा नहीं, सीधा कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, अक्रूड इनकम के नाम से। ट्रेडिंग में जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो कमाई सिर्फ एक ही होती है जिसका नाम है सेल, इसलिए जाएगा नहीं। पी एंड एल में इनडायरेक्ट इनकम बहुत सारी है, जैसे कि रेंट रिसीव, किराया मिलना था 10, मिले 8, 2,000 बाकी रह गए। पर मैं अपनी कमाई कितनी दिखाऊंगा? मैं बोलूंगा प्लस अक्रूड रेंट। 8 प्लस 2 10,000 हो गए। मैंने कहा ये जो 2,000 है ना, ये अभी मिले नहीं है, ये वो कह रहा अगले महीने देगा। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट में क्या करूंगा? इस 2,000 को एसेट ट्रीट करके मान। लॉजिक क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब देखो, लॉजिकली तुम समझ जाओगे ना तो एग्जाम में किसी भी टाइप का आ जाएगा, तुम कर लो। एक ये लास्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ आज की, ये शायद 5th है ना? हाँ। अनअक्रूड इनकम या फिर अनएक्सपायर्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम, मतलब रिसीव बट नॉट अर्नड, नेचर लाइबिलिटी। मिलने चाहिए थे 8,000, मिल गए 10,000। तो बताओ, अगर तेरी सैलरी 8 है, तेरे को मिली 10,000 है, वो 2,000 रुपए से तो खुशी से नाचेगा कि टेंशन रहेगी? अगली बार 6 मिलेगी। लॉजिक समझ गए? तो हम बोलते हैं अगर एडवांस में मुझे पैसा मिलता है वो मेरी सरदर्दी रहती है, लाइबिलिटी। तो मैं अपनी इनकम को ज्यादा नहीं दिखा सकता। क्लियर? इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में आएगा नहीं, पी एंड एल में आएगा नहीं, बैलेंस शीट में कहा चला जाएगा? लायबिलिटी साइड, अनअक्रूड इनकम। और आउटसाइड में कहा जाएगा? ट्रेडिंग में आएगा नहीं, पी एंड एल में जो भी इनकम होगी, जैसे यहां पर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, माइनस कर देंगे उसमें से एडवांस इंटरेस्ट, और इसको क्या बना देंगे हम बैलेंस शीट में जाके? लायबिलिटी बना देंगे, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव। बोलो बेटा, कोई डाउट? विराट बेटा क्लियर है? यस सर। तो मैं ये कितनी 5 एडजस्टमेंट हो गई है, अगली क्लास में 20-25 मिनट और लगेंगे, एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएगी और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो एक बार ध्यान से देख लेना एडजस्टमेंट्स को, फिर इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करें। मुलाकात सर होगी परसों सेम टाइम पर हमारी, 5 बजे। हाँ बेटा बोल। अगर कोशिश करिए, अगर मतलब ट्राई हो पाए तो थोड़ा सा सर बुक में मतलब